गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को AC मशीन बाइंडिंग के 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा, जो कि अरिहंत बुक से लिया गया है। इससे पहले मैं आप लोगों को DC मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के सारे ऑब्जेक्टिव को बता चुके हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, श्रेणी H उचालक पदार्थ का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है। श्रेणी H उचालक, देखिए उचालक पदार्थ को कई श्रेणी में बांटा गया है, यानी ग्रुप में बांटा गया है। तो कह रहा है कि उसका अधिकतम तापमान, सुरक्षित तापमान कितना होगा श्रेणी H वालों के लिए। ये H जो है उचालक पदार्थ है। अब हम चलिए इसको पहले जान ले। इसको जानना बहुत जरूरी है, काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। हम पहले जाने। देखिए Y के लिए जो होता है, Y मेरा एक क्या है, उचालक पदार्थ है। ठीक है, Y उचालक पदार्थ है। ये जानिएगा कि Y के लिए होता है सुरक्षित, अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए A होता है, उसके बाद A के लिए होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर चलते हैं, E होता है, E होता है आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आपका आता है B जो 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद चलिए B के बाद आता है F के लिए होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद चलिए H होता है, H होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और अंत में आपका आता है C का होता है 180 से ऊपर। ठीक है, 180 से इसका ऊपर होता है। आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। यानी देखिए इसको कितने भागों में बांटा, यानी ये कुल कितने हैं उचालक। तो ये कुल कितने उचालक हैं, 7 उचालक है। ये भी पूछता है कि अधिकतम सुरक्षित तापमान के अनुसार उचालक की संख्या कितनी होती है, तो आप बता दीजिएगा 7 होता है। ये Y सबसे कम होता है। Y का देखिए, Y का वैल्यू सबसे कम है। Y उचालक का मान सबसे कम यानी 90, और सबसे देखिए अधिक हो गया आपका C का। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक सबसे कम। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है श्रेणी H में उचालक पदार्थ का अधिकतम सुरक्षित तापमान, H की बात कर रही है। H की जब बात का हो रहा है तो H का कितना होगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री। जो ये B नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा। ये जो B नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा इसका B नंबर H। क्लियर, सबसे कम Y और सबसे अधिक C का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेदराइट किस श्रेणी का उचालक पदार्थ है। देखिए एक लेदराइट होता है, ये लेदराइट आपका आता है श्रेणी E के उचालक में, श्रेणी E के उचालक में आता है।
जबकि देखिए ए के अंतर्गत आएगा आपका, श्रेणी ए के अंतर्गत आता है सूत, रेशम, तेल में भींगा कागज, ये ए में आएगा। अगर सी की बात करें तो इसमें अबरक आता है, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्स आता है। अगर हम डी की बात करें तो डी में आपका आता है अबरक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। क्लियर? जबकि ये श्रेणी ई में आता था लेदराइट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। वाइंडिंग पर वार्निश की परत चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य। देखिए, आखिर हम वाइंडिंग पे वार्निश क्यों चढ़ाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, वाइंडिंग पे जो है ना हम लोग वार्निश चढ़ा देते हैं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि बाइंडिंग का इंसुलेशन बढ़ाना, बाइंडिंग का इंसुलेशन बढ़ाना। देखिए गौर कीजिएगा, 1 नंबर में कह रहा है कि बाइंडिंग का इंसुलेशन बढ़ाने के लिए, बात सही है। फिर कहता है बाइंडिंग को कंपन रहित करना, ये भी बात सही है। इंसुलेशन इसलिए करते हैं कि कंपन नहीं करे। तीसरा है बाइंडिंग पर अतिरिक्त विद्युतरोधी पदार्थ चढ़ाना, सही बात है। उस पर हम लोग क्या करते हैं, अतिरिक्त विद्युतरोधी पदार्थ चढ़ाते हैं। क्लियर? ताकि हमारा ये सारा उद्देश्य है वार्निश की परत चढ़ाने का, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में वेज बनाई जाती है। देखिए, जब हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, खांचा है, आर्मेचर खांचा है, यानी आर्मेचर स्लॉट है। तो इस आर्मेचर स्लॉट में ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस आर्मेचर स्लॉट में ही तो हम लोग क्वाइल को डालते हैं। ये क्वाइल, आर्मेचर स्लॉट में हम लोग क्वाइल डालते हैं। तो क्वाइल को कसने के लिए, यानी स्लॉट में क्वाइल क्या हुआ रहे, कसा हुआ रहे, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, वेज का उपयोग करते हैं। तो ये वेज आखिर किस चीज़ का बना होता है, तो ये वेज हमारा बना रहता है बांस का, जिसको हम लोग कहते हैं बाम्बू। ठीक है, वेज का काम यही है। वेज हम बांस का बनाते हैं। बांस का इसलिए बनाते हैं ताकि मेरा क्या हो कि आर्मेचर खांचे में जो है ना क्वाइल को कसने का काम करता है ये बांस। क्लियर हो गए? अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, यानी देखिए ये मिलान करने वाला है। आप सीधी सी बात समझिए, ये मिलान करने वाला है। ठीक है, ये मिलान करने वाला है। अब ये देखिए, ये कह रहा है पोल पिच, 1 नंबर में है ना पोल पिच। हम सारा कुछ बता चुके हैं आपको कि पोल पिच क्या है। तो पोल पिच समझिए, किन्हीं भी 2 पोलों के बीच की दूरी को, ये नॉर्थ है ये साउथ है, किन्हीं भी 2 पोलों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते थे, पोल पिच। यही हो गया आपका पोल पिच। किन्हीं 2 पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं, जिसको हम लोग वाईपी से डिनोट करते थे। और ये वाईपी का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, वाईपी का मान निकालते हैं स्लॉटों की संख्या या खांचों की संख्या से, चालकों की संख्या या स्लॉटों की संख्या से। तो यहाँ पे देखिए ये पोल पिच जो 1 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, ये 1 नंबर में पोल पिच के लिए हो जाएगा खांचों की कुल संख्या बटे पोल की संख्या। इसी के रूप में हम इसको निकालते हैं। तो 1 का देखिए, ए नंबर का क्या हो गया मेरा, ए नंबर का मेरा क्या हो गया, 3 नंबर, ए का 3 हो गया। चलिए उसके बाद चलिए
देखिए बी नंबर में कह रहा है कि क्वाइल ग्रुप आखिर किसको कहेंगे। देखिए क्वाइल ग्रुप को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, फेज चाहिए और पोल चाहिए। क्वाइल ग्रुप हम तभी बना सकते हैं जब हमको क्या चाहिए, फेज की संख्या चाहिए और पोल की संख्या चाहिए। ठीक है, ये अगर दोनों चीज़ हमारे पास रहेगा, फेज की संख्या भी रहेगा और पोल की संख्या रहेगा, तभी हम क्वाइल का ग्रुप बना सकते हैं। इसलिए ये बी का ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, यानी बी का ऑप्शन आपका 4। ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग चल रहे हैं सी नंबर की ओर। सी में देखिए कहता है पोल पिच, सारा कुछ बताए हैं आपको। पोल पिच किसको कहते हैं, वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। सारा डीसी में चर्चा कर चुके हैं, डीसी एवं लघु ट्रांसफर वाइंडिंग में, कि पिच फैक्टर आखिर किसको कहेंगे। तो पिच फैक्टर होता है वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच की संख्या। ये वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच की संख्या, सी का हो जाएगा आपका 1। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग डी की ओर। डी में देखिए क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि प्रति फेज क्वाइल। देखिए प्रति फेज जब हमको क्वाइल निकालना हो तो कुल क्वाइल ग्रुप, ये कुल क्वाइल ग्रुप, पहले लिखेंगे कुल क्वाइल ग्रुप बटे फेजों की संख्या। यहीं पे अगर प्रति फेज प्रति पोल रहता, देखिए प्रति फेज और प्रति पोल रहता, तो हम क्या करते हैं, तब उस समय हम क्या करते हैं, ये कुल क्वाइल ग्रुप रहता है ये, तो फेज गुना पोल हो जाता है, यहाँ फेज गुना पोल हो जाता है। समझ रहे हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन देखिए डी का क्या हो गया, आपका 2 नंबर हो गया। ये डी का आपका 2 नंबर। इस तरह ये देखिए ऑप्शन हो गया। ऑप्शन हम अब दिखा रहे हैं आपका इसका। ये ऑप्शन आपका देखिए कहाँ पे बनेगा, ऑप्शन 5 का देखिएगा। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं 5 का देखिए ऑप्शन यही होगा जो हम आपको बताएं। ये बी नंबर में है, ठीक है, ये बी नंबर में 5 का ऑप्शन आपका बी में। क्लियर। अब चलिए हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठे नंबर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप अभी जो अगस्त में आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे उसके लिए, और आप या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो जो टेक्निकल से संबंधित हो अपने ITI स्तर पे, इसलिए आप लोग स्किप ना करें और अच्छे से बनाइए। और साथ ही साथ चैनल को जो है ना आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों यारों में अच्छा लगे तो शेयर भी किया कीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। किसी मोटर कुंडली में निहित कुल वैद्युतीय अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतीय अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है। देखिए कुल वैद्युतीय अंशों की संख्या निकालना, यानी कि इलेक्ट्रिकल हमको डिग्री निकालना, कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है, तो उसके लिए किस में, मोटर की कुंडली में निकालना है। ठीक है, मोटर के बाइंडिंग में हमको अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या निकालना है तो उसके लिए होता है 360 गुना पोल जोड़ों की संख्या। देखिए पोल जोड़ों की संख्या यानी पेयर ऑफ पोल, ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ पोल लेना है, पेयर ऑफ पोल के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ पोल, ये जो दिया हुआ ये डी नंबर, ये पोल जोड़ों की
संख्या, पोल जोड़ों की संख्या गुना 360 करेंगे। अभी आइए हम इस पे एक बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए आपको कहेगा कि 2 पोल है, 2 पोल के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री निकाली थी। 2 पोल मतलब एक पेयर, तो 1 गुना 360 बराबर कितना निकलेगा? 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। समझ रहे हैं ना? 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब मान लीजिए इसी पे चलिए, अभी देखिए उसी तरह हम लोग ले रहे हैं कि अब ले लिए हम लोग की कहेगा 4 पोल के लिए निकालिए इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो 4 पोल मतलब कितना? 4 पोल का अर्थ क्या होगा? 4 पोल का अर्थ होगा 2 पेयर ऑफ पोल, यानी एक जोड़ा में 2 होता है ना जी। एक जोड़ा चप्पल लेते हो तो 2 पीस रहता है ना उसमें, उसी प्रकार 4 पोल होगा तो 2 जोड़ा होगा ना। 4 पोल दिया तो 2 गुना क्या करेंगे? 360। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 गुना 360 हो जाएगा तो कितना? तो ये आपका होगा 720 डिग्री। ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए और भी दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। 6 के लिए रहेगा तो 3 जोड़ा हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी मोटर वाइंडिंग में, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक होती है, गौर कीजिएगा, जो भिन्न भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो वह कहलाता है। देखिए यदि प्रति पोल प्रति फेज कुंडली की संख्या 1 से अधिक होगा, देखिए 1 से अधिक के केस में, तब उस समय होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग। और इस समय क्या होता है? पोल पिच की संख्या इसमें क्या होता है? सभी कुंडली में बराबर होती है, यानी प्रति पोल प्रति फेज कुंडली की संख्या अगर 1 से अधिक हो तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग। और जबकि 1 के बराबर हो, यानी 1 के बराबर हो, 1 के बराबर अगर हो रहा है तब हम उसको कहेंगे कंसंट्रिक बाइंडिंग। ठीक है, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, तब हम उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, 1 के बराबर होगा। ये याद रखिएगा आप लोग। 1 से अधिक वाले को डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग। और इस समय क्या होता है? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग में क्या होता है, आप देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग में होता है क्या कि पोल पिच समान होता है, यानी प्रत्येक कॉइल में क्या होता है? पोल पिच समान मिलेगा। ये याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग में पोल पिच यानी YP क्या होगा? समान मिलेगा, यानी बराबर देखने को मिलेगा। क्लियर? ये याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखिए। कहता है यदि खांचे का कोण 30 डिग्री वैद्युतिकी अंश पर हो, यानी खांचे का कोण आपका कह रहा है 30 डिग्री वैद्युतिकी अंश पे है। आप गौर कीजिएगा, खांचे का कह रहा है 30 डिग्री वैद्युतिकी अंश पे है। क्लियर? और मुख्य कुंडलन खांचा 1 से प्रारंभ होती है, यानी कि मेन बाइंडिंग जो होता है वो 1 से प्रारंभ होती है। तो कह रहा है प्रारंभिक कुंडलन यानी स्टार्टिंग बाइंडिंग प्रारंभ होगी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको समझिए आप लोग। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें आपको दिया है खांचे का कोण दे दिया है, खांचे का कोण 30 डिग्री दिया है। और खांचे का कोण निकालने के लिए हम देखिए आपको फॉर्मूला भी बता चुके हैं, खांचे का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं। तो खांचे का कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, आप लोग को बताए हुए हैं ना। तो खांचे का कोण निकालने के लिए 360 गुना पेयर ऑफ पोल बटे स्लॉट की संख्या, ये हम आपको बता चुके हैं। क्या निकालने के लिए? खांचों का कोण निकालने के लिए।
खांचों का जो कोण निकालने के लिए, ठीक है, या स्लॉट का कोण निकालने के लिए हमने ये बता चुके हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकालते हैं। क्लियर हो गया? यानी 360 गुना पेयर ऑफ पोल। क्लियर? अब आइए, अब इसको हम देखिए सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कैसे आखिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व हम लोग को करना है, इसको आखिर सॉल्व कैसे किया जाता है उसको देखिए। चलिए इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 8 नंबर में हमने लिए थे, खांचों 30 डिग्री कोण पे है, 30 डिग्री वैद्युतिक से मुख्य कुंडली का संख्या 1 से प्रारंभ हो, तो प्रारंभिक का मान बताना है। तो प्रारंभिक का मान ज्ञात करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री अंश पे देखेंगे। इसको हमको देखना है कि 90 डिग्री फेज अंतर रखने पर स्लॉट की संख्या देखना है। स्लॉट की संख्या 90 डिग्री पे देखना है, हमेशा 90 डिग्री पे देख रहे हैं। तो 90 डिग्री पे 90 बटे होता है जो दिया हुआ है खांचों का कोण, तो खांचों का कोण से भाग दे दीजिए। तो जब खांचों के कोण से भाग दे देंगे तो ये कितना बना, 3, यानी हमारा ये क्या निकला, 3 स्लॉट। यानी 90 डिग्री फेज अंतर रखने के लिए स्लॉट की संख्या का विस्थापन हम निकालें, स्लॉट की संख्या निकालें, यानी 3 स्लॉट हो गया मेरा, 3 स्लॉट। ये स्लॉट हो गया, 3 स्लॉट जो मेरा निकला। अब जब भी हम इसका प्रारंभिक निकालेंगे, देखिए ये मेन 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रारंभिक क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा 1 अब प्लस उतना जितना आप निकालें, तो कितना हो गया टोटल 4। यानी प्रारंभिक कुंडली की संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी, खांचा संख्या 4 से प्रारंभ होगी। यानी वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 4 से होगा। कैसे हुआ, पहले आपको निकालना है 90 बटे जो खांचों का कोण दिया हुआ है, हमेशा 90 बटे खांचों का कोण कर दीजिए, बटे आप निकलेगा, जो भी निकलेगा उसमें क्या कीजिए, जो भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे मुख्य कुंडली, उसको ऐड कर दीजिए। मुख्य कुंडली 1 दिया है तो 1 ऐड कर दिए। चलिए अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि पोल की संख्या 4 और खांचों की संख्या 14 हो तो कह रहा है इसमें कि पोल पिच निकालने के लिए, यदि पोल की संख्या 4 और खांचों की संख्या 24 हो तो पोल पिच का मान कितना होगा। पोल पिच निकालना है। देखिए YP पोल पिच बराबर हम आपको बता चुके हैं खांचों की संख्या बटे पोल की संख्या, खांचों की संख्या बटे पोल की संख्या होता है। तो खांचों की संख्या यहाँ कितना है 24, अब पोल की संख्या कितना है यहाँ पे 4, तो भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 6 हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एकल परत वितरित वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुंडली की संख्या 24 हो तो खांचों की संख्या निकालना है। देखिए एकल परत वाइंडिंग में क्या होता है कि एक कॉइल स्लॉट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आर्मेचर स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल का एक पार्ट्स को ले जाते हैं। एकल परत वाइंडिंग में क्या होता है कि आर्मेचर के स्लॉट में एक कॉइल का एक पार्ट्स भी हम ले जाते हैं, एक कॉइल का एक ही साइड ही रखते हैं। ये सारा कुछ आपको बता चुके हैं इस तरह करके। फिर भी आप एक बार देखिए, हम आपको दिखा देते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। देखिए आप देखिए इसको, इसमें हम देखिए क्या करते हैं। देखिए ठीक है, देख रहे हैं, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं,
एक कॉइल का एक ही पार्ट्स ले जा रहे हैं ना, एक कॉइल का एक पार्ट्स भी खांचों में स्थापित कर रहे हैं। फिर दूसरे कॉइल का भी देखिए, हमेशा किसी एक कॉइल का एक ही पार्ट्स रख रहे हैं। तो एक स्लॉट में कितने हो गए कॉइल? देखिए एक स्लॉट में 2 कॉइल हो गया, यानी हम ये लिख सकते हैं कि खांचों की कुल संख्या बराबर क्या होगा, 2 गुना कॉइल की संख्या। यानी देख रहे हैं ये खांचा, एक खांचा है, एक खांचा में 2 गो रखे हैं, तो हम यही ना लिख सकते हैं खांचों की संख्या, ये जो खांचा की संख्या ये जो निकालना है, तो खांचा की संख्या बराबर कितना, हमेशा एक खांचा में 2 दे रहे हैं, तो 2 गुना कॉइल की संख्या, यानी कॉइल की संख्या। तो कॉइल की संख्या इसमें कितना दिया हुआ है, 24, तो 24 गुना क्या होगा, ये 48 होगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए डैश समान होता है। ये अभी तुरंत हम चर्चा कर चुके हैं कि वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए क्या समान रहता है, तो सभी कुंडलियों के लिए पोल पिच समान रखा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 12 नंबर जो है, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां डैश वैद्युतिकी अंश के अंतर पर स्थापित की जाती है। देखिए 3 फेज की बात की जा रही है, 3 फेज की बात की जा रही है। 3 फेज में देखिए 3 फेज है, इस तरह देखिए ये 3 फेज है, ये 3 फेज वाइंडिंग है। तो ये 3 फेज वाइंडिंग में क्या होता है, प्रत्येक फेज के बीच में देखिए ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, तब ना आप बोलते हैं एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां डैश वैल्यू की अंत पर स्थापित की जाती है, अंतर पर स्थापित करेंगे, यानी कितना, यानी 120 डिग्री पे, जो कि ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो है, ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो हिडन हो गया है, ये सही है, डी 120 नंबर। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अब अगले दिन। थैंक यू।